गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 6 क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हमने पिछली क्लास में लगभग क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद अब करते हैं। उसमें हमें पूछ रहा था कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमें उसके बारे में बताना है कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है। तो दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या होती है सहअभाज्य संख्या। देखो, सहअभाज्य संख्या निकालने के लिए दिमाग में केवल एक ही चीज़ रखना, जिसका सार्वगुणनखंड होता है ना। हमने निकालना सीख लिया सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर सार्वगुणनखंड 1 आता है तो उसे बोलेंगे हम सहअभाज्य संख्या, ठीक है। पर जिसका सार्वगुणनखंड 1 से ज़्यादा आता है, जैसे 1, 2, 5 आ गया, तो उसे हम सहअभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। तो देखो, क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं कौन सी सहअभाज्य संख्या है और कौन सी सहअभाज्य संख्या नहीं है। देखो, फर्स्ट है 18 और 35। इसका फर्स्ट है 18 और 35। मैं बात करूँ 18 का गुणनखंड, तो देखो 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा, 3 छुगु 18, 3 हो जाएगा, 4 होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं 35 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखो, 35 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8, 9, 10, आगे सीधा होगा इसका 35। अब इसका अगर मैं सार्वगुणनखंड निकालूं तो क्या आएगा, सार्वगुणनखंड इसका हो गया हमारे पास 1, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः 18 और 35 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि हम सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे। नेक्स्ट देखो, इसका मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करवाते हुए करवाता हूं। देखो, थर्ड देखो, इसका सी, तीस और 415, 30 का गुणनखंड। देखो, 30 का 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 15 होगा, आगे 30 होगा, आगे है 415। 415 का गुणनखंड 1 होगा, 2 का भाग इसमें जा नहीं रहा है, तो 2 नहीं होगा। 3 का चेक करते हैं। देखो, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि इसके योग में अगर 3 का डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 3 का डिवाइड नहीं होगा। 4 का तो वैसे नहीं हो सकता, 5 का होगा। देखो, ठीक है। और बात करें 6 का नहीं होगा, 7 का बात, 7 का देखो भाग देके देखो, 7 पंजे 35,
6 बच गए, 5 नहीं होगा, 7 का भी, 8 का भी नहीं होगा, 9 का भी नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा। 11 की बात करोगे, 5 और 4 9, 9 में से गया तो 8, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। देखो 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जा रहा है इसमें, 5 अंटे 40, 1 बच गया, आगे 15, यानी कि 83 हो गए। तो 83 और 1 415 स्वयं। तो देखो 1 5, 1 और 5 के अनुसार क्या बोलोगे, ये है क्या सहभाज्य संख्या। मैंने अभी बताया था कि जिसके 1 से ज़्यादा अगर गुणनखंड हो रहे तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है। 30 और 415 सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा सी। आगे देखते हैं, डी तुम करना, ई और एफ करवा देता हूं मैं। देखो एक संख्या हमारे पास ऐसी आ गई जो सहभाज्य संख्या थी, एक ऐसी आ गई जो नहीं थी। 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ई है इसका 216 और 200। हमारा लक्ष्य इनका गुणनखंड निकालना नहीं है, एक तरीके से ध्यान रखना। हमारा लक्ष्य केवल सहभाज्य संख्या है या नहीं ये चेक करना और बताना। तो देखो 216 का गुणनखंड 1 आएगा, 2 भी आएगा क्योंकि सम संख्या है। 3 देखो, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 3 भी आएगा। 4 देखो, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग जा रहा है तो 4 भी आएगा। 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। 8 देखो, 8 दूनी 16, 16 बाद में कितने बचे इसमें, 5 56, 8 4 48, 8 7 56, 8 भी आएंगे। एक बार के लिए यहीं पे रुक जाओ। देखो आगे बात करते हैं 215 का गुणनखंड। देखो 215 का क्या होगा, 1 तो कंफर्म होगा, 2 नहीं होगा। 3 देखो, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। 5 देखो, 5 से डिवाइड हो जाएगा ही, 5 का कितनी बार जाएगा देखो, एक बार वो भी देख लो। 5 चौक 20, 1 15 में 43 बार, आगे 215। देखो केवल एक ही सेम हो रहा है, उसके अनुसार क्या बोलोगे इसमें कि 216 और 215 क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। 216 और 215 एक सहअभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। नेक्स्ट और देख लो इसका एफ। एफ है 81 और 16। 81 और 16, 81 है, मैंने 18 लिखा है। देखो 81 का गुणनखंड, 81 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, देखो 1 होगा, 3 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। 9 नाम 81। एक बार यहीं पे स्टॉप करो। 16 का गुणनखंड देखो, 16 क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। सेम देखो 1 आ रहा है,
आगे कोई भी संख्या सेम नहीं आएगी। तो यहीं से लिख सकते हैं 81 और 16 से अभाज्य संख्या है। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है वो कंप्लीट होती है। हालांकि कंप्लीट तो हमारी पिछली क्लास में ही हो गई थी, पर एक क्वेश्चन क्या मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा था उस क्वेश्चन में, तो उसी डाउट को क्लियर करने के बाद मैंने आज वह क्वेश्चन तुम्हें करवा दिया एक तरीके से। आगे देखो बात करते हैं हम 3.5 की, क्योंकि 4 हमारे हो चुकी है। तो आगे देखो 3.5, ये तीसरी एक्सरसाइज सबसे बड़ी एक्सरसाइज है हमारे। ऐसे मानो जितनी हो गई उतना टाइम और लग जाएगा अभी तक हमें किसको करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें सत्य और असत्य बताना है, बताने को तो, पर प्रत्येक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और समझाते हुए फिर तुम्हें सत्य और सत्य उसमें लिखना बताऊंगा। तो समझना क्वेश्चन को, क्योंकि मैं ऐसे सत्य और असत्य बताऊंगा ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा एक तरीके से, और तुम फिर उन्हें रटोगे। इसमें सर ने सत्य बताया था, इसमें सर ने असत्य बताया था। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी। यह सत्य है या नहीं है? फर्स्ट ये होगा असत्य। क्यों हुआ असत्य? तो इस साइड हमें सोल्व करते हुए चलते हैं। इसमें बात करूँ 6, 3 से भाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या 6 9 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है उसको असत्य सिद्ध करने के लिए। सेकंड देखो इसका, सेकंड हमारे पास, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से अवश्य विभाज्य होगी। ये बोल रहा है सत्य। इसका उल्टा करूँ मैं, देखो जैसे 18 लेता हूँ मैं, 18 9 से विभाज्य है, 18 3 से विभाज्य होगा। 27 ले लो, 9 से विभाज्य है, 27 3 से विभाज्य होगा। थर्ड देखो इसका, थर्ड है हमारे पास, एक संख्या 18 से विभाज्य है यदि यह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, 6 3 18। एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 से विभाज्य हो। ये सही थोड़ी बोल रहा है। देखो एक संख्या जैसे 12 ऐसे मानो, ये 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, लेकिन क्या 12 18 से विभाज्य है? नहीं है। तो ये गलत बोल रहा है, हमने इसका खंडन कर दिया। तो क्या आ गया इसमें? असत्य। फोर्थ देखो इसका, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। ये बोल रहा है सत्य। जैसे 180 लो, 90 लो, 9 से विभाज्य और 10 से विभाज्य, तो वो 90 से विभाज्य हो जाएगी आराम से। 5, पांचवा इसका, यदि दो संख्या सहभाज्य हो तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जो पिछली क्लास क्या अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन किया है, जैसे हमने लिया उसमें 216 और 215 लिया था एक तरीके से। तो ना तो 215 अभाज्य संख्या है ना 216 अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों में से एक तो अभाज्य संख्या होगी, तो नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा एक तरीके से। आगे देखो इसका 6 नंबर दिख रहा होगा नीचे। 6 है इसका,
4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से अवश्य विभाज्य होगी या होनी चाहिए। तो जैसे इसे मानो 12 है हमारे पास, 4 से विभाज्य, तो 8 से विभाज्य थोड़ा होता है 12, नहीं होता है। इसमें क्या लिखोगे? नहीं। आगे देखो 7 नंबर है, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाजित होती है, सही, यानी कि सत्य। 8वां देखो इसका, 8वां है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। जैसे से मानो 3 हमारे पास कुछ संख्या है, ठीक है, तो इसका भाग 6 में भी जाता है, इसका भाग 9 में भी जाता है, ठीक है। मैं इन दोनों का योग करूँगा, 6 + 9 आ गया 15। तो क्या 15 में 3 का भाग जाता है? तुम्हें दिख रहा होगा जाता है नहीं जाता, मतलब ये सही बोल रहा है, तो देखो सत्य हो जाएगा ये। आगे देखो 9 नंबर का, 9 नंबर का यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। बात करता हूँ 24, 3 से विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें दिख रहा है कि 24 में 3 का भाग जाता है। अब मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? देखो तोड़ के मैं लिख सकता हूँ 11 और 13। अब 3 का ना तो 11 में जाता है, 3 का ना ही 13 में जाता है, तो इसका कथन उल्टा हो गया। अब ऐसे नहीं, ऐसी संख्या भी लिख सकते हैं जिसमें 3 का भाग जाएगा तोड़ के, पर जरूरी थोड़ी है वैसी संख्या लिखें। सत्य का मतलब सभी संख्याओं के साथ वह नियम लगना चाहिए, तब उसे हम सत्य बोलते हैं, और असत्य हम तभी बोलते हैं जब वह नियम एक भी संख्या के साथ नहीं लग पाता है। किसी क्वेश्चन में कमी निकालनी है तो एक कमी कर पर्याप्त ऐसे मानो, और उसको अगर सही सिद्ध करना हो तो उसमें अनेक अच्छाइयाँ बतानी पड़ती है। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 60 पे लिखा हुआ है 6, 10 फिर लिखा हुआ है 2, खालिस्तान दिया हुआ है, इधर लिखा हुआ है 5, इधर दिया हुआ है खालिस्तान। देखो 60 को हमने 2 भागों में बांट दिया, 6 और 10, यानी कि 6 ढाई का 60। अब 6 को 2 भागों में बांटना है, 2 3 6। 10 को 2 भागों में बांटना है, 5 दूना 10। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो। नेक्स्ट देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, आगे वाला भी 60 के ऊपर ही है। आगे बांटेगा इसको 30, खालिस्तान है 30 दूना 60, फिर इसको बांट रखा है 10 3 30, फिर 10 को 2 भागों में बांट रखा है। अब 10 कैसे आ सकते हैं? 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, कैसे भी कर लो चाहिए, आने वाले 10 ही हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? इसका आंसर हो जाएगा जो एक होता है ना, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्याओं का भी गुणनखंड होती है और अभाज्य संख्याओं का भी गुणनखंड होती है। आगे देखो 4th, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। अब यहाँ तुम्हें सोचना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। मैं बता देता हूँ इसे तो अभी तो 9999। अगर इसमें हम एक और जोड़ दें तो ये बन जाएगा 10,000 और 10,000 हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इसका करना है हमें गुणनखंड। तो देखो इसको कैसे बांटते हैं, 3 3 3 3, यहाँ आ गया 3, इसको वापस से बांटो 1 1 1 1 3, इसको वापस से बांट सकते हैं क्या। देखो जैसे 101 को हम 11 से करें तो 11 एकम 11, 0 से किया तो 0 रहेगा, 11 एकम 11, यानी कि बढ़ सकता है ये हो गया 101, ये हो गया 11। तो मैं देखो उसको क्या लिख सकता हूँ, 999 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 11 इंटू 101। देखो क्वेश्चन को, नया नहीं है तुम्हारे लिए, बस थोड़ा सा इसका जो तरीका है वो चेंज किया गया है। बाकी ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है और इस प्रश्नावली के अकॉर्डिंग हमें इसको इस तरीके से व्यक्त करना है, नहीं हम जैसे निकालते आए वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अभी बताया था मैंने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। ये होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको बांटोगे देखो 2 इंटू 5000, 5000 को वापस से बांट दो 2 इंटू 2500, इसको वापस से बांट दो 2500 क्या हो जाएगा 1250, यहाँ क्या आ गया 2, इसको वापस से बांट दो 725 और 2। अब 725 को वापस से बांट सकते हैं, किसमें बांटोगे 25 का लगाओ भाग, 25 दूना 50, कितने बचे फिर 25 दूना 50, 60 70, 22 बच गए 9, यानी कि 29 और 25, और 25 को वापस से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 5 और 5। एक बार देखना ये विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही फैला दिया है मैंने इसको। दिख रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो देखो दिख रहा है टोटल क्वेश्चन। हमें लिखना है 1000 या 10,000 का गुणनखंड। तो देखो 10,000 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4, आगे 29 गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया हमारे 10,000 का गुणा। गुणा क्या गुणनखंड हो गया एक तरीके से।
आगे देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे फिर। देखो एक क्वेश्चन और देखो, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, तीन क्रमागत संख्याओं का देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। देखो 6 में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके में टाइम लग जाएगा हमें। तीन क्रमागत से 2 इंटू 3 इंटू 4, ये बोल रहा है किससे विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। 3 दूनी 6, 2 दूना बराबर हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें जैसे 5, 6, 7, 6 से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार मैं बात करूँ 9, 10, 11, 6 से मतलब 3 से काट दो 2 बार, 3 बार, 2 से 5 बार। अब इसका क्या लॉजिक लगाओगे कि मतलब तीन संख्याओं का गुणन होता है जो 6 से विभाजित क्यों होता है। देखो इसमें एक लॉजिक लगता है। तीन क्रमागत संख्या और लोगे ना, तीन क्रमागत संख्या, तो उनमें क्या होता है, एक तो हमारे पास सम संख्या होती है। तो देखो सम संख्या 6 से डिवाइड होगी, चाहे पूरी बार नहीं हो, और उसका भाग चला जाएगा तो 6 का आधा मतलब 3 बच जाएगा हमारे पास। एक तो क्या होगी सम संख्या, और दूसरी होती है इसमें हमारे पास 3 का गुणज। यानी कि देखो इसमें क्या आया हमारे पास, 3 आ गया, 3 का गुणज 3 इंटू 1 3 का गुणज हो गया। इसमें 6 आ रहा है, 6 भी 3 का गुणज 3 इंटू 2। आगे वाले में क्या आ गया 9, 9 भी 3 का गुणज 3 इंटू 3। तो इसलिए तीन क्रमागत संख्याओं का जो गुणा होता है ना वो 6 से विभाजित होता है, क्योंकि उसमें एक तो सम संख्या आ जाती है और एक 3 का गुणज आ जाता है। ठीक है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।